Hello class 11th commerce student. This is Rahul Soni, account lecturer, TAVP school, Amed. In today's session, I am going to deliver summary of chapter 2nd, theory base of accounting, NCERT book. After which you will be able to understand basic accounting concept. So let's start. इससे आप बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बोलो या बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोलो, एक ही बात है बच्चों, कंफ्यूज मत होना. ओके, सो फर्स्टली अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये जो है इन्हें हम जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी बोलते हैं, गैप. ओके, इसका मीनिंग है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मे बी डिफाइंड as those rule of action or conduct which are adopted by the accountant universally while recording accounting transactions. Means जब भी एक accountant अपने transaction को record करता है तो वो कुछ ऐसे rules को वो adopt करता है जिन्हें universally हम यहाँ पर उन्हें applicable करते हैं हम. तो ये कुछ ऐसे principle है जिनको यूनिवर्सली हम एप्लीकेबल करते हैं, जिन्हें अकाउंटेंट अडोप्ट करता है जब भी वो अकाउंटिंग करेगा. ठीक है बच्चों. सो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर क्लासिफाइड एज ए टू पार्ट, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस. बट अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी सिलेबस हमने इन सब को कंबाइंडली एक ही वर्ड दिया इन्होंने, बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट. तो आप कंफ्यूज मत होना बच्चों. आपके यहाँ पर बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो आपकी बुक में है टोटल यहाँ पर 14 है, जिनके नेम इस टाइप से हैं. फर्स्ट आपका है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, सेकंड मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, थर्ड गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, देन अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, फिफ्थ कॉस्ट कॉन्सेप्ट एंड सिक्स्थ ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, एट रेवेन्यू रिकॉग्निशन और रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, देन मैचिंग कॉन्सेप्ट, उसके बाद में फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, उसके बाद में कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, देन कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, मटेरियलिटी और ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट. ये टोटल आपके 13 कॉन्सेप्ट आपकी बुक में है यहाँ पर है. ठीक है, 13. तो ये कॉन्सेप्ट के नेम आपके यहाँ पर मैंने आपको बताया. सो स्टार्ट करते हैं फर्स्टली इन डिटेल. फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. देखो बच्चों, ये आपके सामने इमेज, इस इमेज के अंदर एक बिजनेस एम्पायर है पूरा और एक ओनर है जिसके पास में कैश है, ओनर कैश, और उसके बिजनेस के पास भी कैश है. तो यहां पर ये बता रहा है कि बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम द ओनर. सबसे पहले ये प्रिंसिपल आपको लेके चलना पड़ेगा अपने बिजनेस में कि हमारा बिजनेस और जो ओनर होता है वो हमेशा क्या होता है, सेपरेट होता है. फॉर एग्जाम्पल आपके फादर का बिजनेस है, तो आपके फादर का बिजनेस है, वो जो शॉप है, वो जो ऑफिस है, वो फैक्ट्री है, उसका जो अकाउंटिंग पर्पस से उसको और आपके फादर को हम क्या मानते हैं हमेशा जब भी हम अकाउंटिंग करेंगे तो वो सेपरेट एंटिटी है दोनों. क्लियर है बात समझ में? देखो यहाँ पर बिजनेस ओनर अलग है और बिजनेस अलग है. तो फर्स्ट प्रिंसिपल जिस आपको ये समझना अपनी लाइफ में, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. जब भी तुम अकाउंटिंग करोगे तो सबसे पहले अपने को ये मान के चलना है कि मैं अलग हूं और मेरा बिजनेस अलग है, अब द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू. क्लियर है स्टूडेंट? जी सर. ये इमेज आपको मैंने बताया, देखो अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं इसका डेफिनेशन. दिस कॉन्सेप्ट एज्यूम दैट, एज्यूम वर्ड देखो आप, एज्यूम मीन्स आपको ऐसा एज्यूम करना है, ऐसा होता नहीं है. सिंपल सी बात है, आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, चलो आपने नहीं किया, आपने अभी तक इतना एक्सपीरियंस नहीं, मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया और मेरा बिजनेस भी है मेरे पास, मेरे लक्ष्मी मार्केट के अंदर मेरा खुद का बिजनेस है, आपको पता है. तो मेरा बिजनेस है, मैंने आपसे मेरे बिजनेस के लिए कैमरे लगवाए बिजनेस में, उसका बिल बना 15,000 रुपीज़ का. ओके, समझ में ही बात? जी सर. जब आप मेरे पास आए, सर वो आपका बिल, आपने लॉकडाउन से पहले वो कैमरे लगवाए थे अपने शॉप पर, उसका 15,000 का बिल है, भी दे दो आप. तो अगर मैं उसको बोलता हूँ
आपको बोलता हूं कि नहीं वो जो कैमरे तो मेरे बिजनेस में लगे थे और मेरा बिजनेस अलग है और मैं अलग हूं, उसकी एंटिटी अलग है, मेरी एंटिटी अलग है, तो तुम बिजनेस से लो, तो वो लोग आप मुझे पागल घोषित कर दोगे। समझ गए ना कि क्लियर हो गई यहां पर बात कि एक बिजनेस ओनर और उसका जो बिजनेस से उसकी एंटिटी सेपरेट होती है, मैंने यहां बता रखा है। लेकिन सर आप एक तरफ तो बोल रहे हो कि एंटिटी सेपरेट होती है और दूसरी तरफ अभी आप इस एग्जांपल के थ्रू आप हमें बता रहे हो कि ये इस तरीके से रॉन्ग है, हमारे को लोग पागल समझेंगे अगर इस तरीके से हम ट्रीट करेंगे। तो हमने यहां पर एक लाइन क्लियर कर दी है, दिस कॉन्सेप्ट एज्यूम, एक हमें एज्यूम करना है, हमें मानना है। कब मानना है? दैट फॉर अकाउंटिंग पर्पस। क्लियर? जब भी तुम अकाउंटिंग करोगे अपने बिजनेस में तो तुम्हें ऐसा एज्यूम करना है कि मैंने अगर बिजनेस को पैसा दिया है तो फ्यूचर में उससे पैसा लेना है, और इफ मैंने बिजनेस से पैसा बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए लिया है तो मेरे बिजनेस का वो मेरा एक्सपेंसेस है, बिजनेस का एक्सपेंसेस है वो। ठीक है, और इसको डिटेल में देखते हैं। द बिजनेस एंटरप्राइजेस एंड इट्स ओनर आर टू सेपरेट इंडिपेंडेंट एंटिटीज, दोनों अलग अलग होते हैं। जब भी तुम अकाउंटिंग करते हो, इंपॉर्टेंट बात है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, आपके शॉप पर आपका कोई क्रेडिटर्स आपसे पैसा मांगने आता है और उसको आप इस तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते हो। आप उसको ये बोलोगे जी सर मेरा पेमेंट है और मैं आपको 3 दिन बाद दूंगा। वहां पर आप ऐसा नहीं बोलोगे नहीं मेरा बिजनेस अलग है और मैं अलग हूं, है ना। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, जब तुम अकाउंट करते हो तो उस समय आपको इस तरीके से आपको ये ट्रीट करना है। प्रैक्टिकली सर कैसे होता है देखो भी समझो। दस द बिजनेस एंड पर्सनल ट्रांजैक्शंस ऑफ इट्स ओनर आर सेपरेट, ये हो गई बात। बिजनेस के और मेरे जो ट्रांजैक्शन है पर्सनल ट्रांजैक्शन वो अलग अलग ट्रांजैक्शन है। जी सर, और देखो फॉर एग्जाम्पल व्हेन द ओनर इन्वेस्ट मनी इन द बिजनेस इट इज रिकॉर्डेड एज अ लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू द ओनर। समझ गए बात को? जैसे मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और मेरे फादर ने मुझे बोला ले बेटा 5 लाख रुपए 5 लाख रुपीज ले और बिजनेस चला तू। ठीक है, तो अभी मैंने अपने बिजनेस में 5 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर दिए, तो 5 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए हैं तो बिजनेस में कैसे ट्रीट करूंगा मैं कि बिजनेस को मैंने एज ए लायबिलिटी टू पे फ्यूचर टू मी, कि बिजनेस मुझे फ्यूचर में पेमेंट करेगा, वो बिजनेस की लायबिलिटी है। अब सर बिजनेस का तो अपना कोई ऐसा नहीं है ना, कोई पर्सनल उसका कोई एग्जिस्टेंस थोड़ी ना होता है क्या सर बिजनेस तो? सर वो तो एक आर्टिफिशियल हो गया ना, वो कहाँ बिजनेस कहाँ है। तो बच्चों हमें ऐसा एज्यूम करना, मैंने पहले से क्लियर कर दी आपको बात, आपको ऐसा एज्यूम करना है कि आपने अगर बिजनेस में पैसा दिया है तो आपको आपने जो पैसा बिजनेस में लगाया वो पैसा आपको बिजनेस से वापस से आपको कमा करके बिजनेस से लेना है। Okay, similarly, when the owner take away from the business cash or goods for his and her personal use, it is not treated as a business expenses. और अगर दूसरी बात, अगर आपने अपने बिजनेस से खुद के पर्सनल यूज के लिए कोई एक्सपेंसेस किया है, अपने हाउस एक्सपेंसेस है, घर का किराया है, आपने पर्सनल कुछ गाड़ी ले रखी है, पर्सनल कहीं आप घूमने गए उसके लिए आपने विड्रॉल किया पैसा अपने बिजनेस से, तो इट इज नॉट ए बिजनेस एक्सपेंसेस, वो बिजनेस का खर्चा नहीं है बच्चों, वो आपका पर्सनल एक्सपेंसेस है। तो वो आपकी कैपिटल में से डिक्रीज होगा, आपकी कैपिटल में से कम करेंगे हम उसको। क्लियर? समझ में आ गई बात? सो सिंपल सी बात है कि आप बिजनेस और उसका ओनर हमेशा हमें एज्यूम करना है कि दोनों सेपरेट एंटिटी है। जी सर, और फॉर एग्जांपल ओनर अगर बिजनेस को कुछ पैसा देता है तो वो कैपिटल एज ए कैपिटल हम लायबिलिटी साइड में शो करते हैं, और अगर बिजनेस से वो पैसा पर्सनल यूज के लिए विड्रॉल करता है तो हम उसको एज ए ड्राइंग ट्रीट करते हैं यहाँ पर। ठीक है? ओके बच्चों, क्लियर है? समझ में आया आपको? जी, ये सिंपल सी मैंने और वर्ड्स आपके लिए बना दिए हैं, बहुत सिंपल से वर्ड है, कोई भी बच्चा इन 3 लाइन को तो लर्न कर ही सकता है। बिजनेस फर्म इज ए सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर। दूसरा पॉइंट है हेंस ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फर्म एंड नॉट द ओनर। कितनी बढ़िया बात बता दी देखो आपको मैंने, मतलब ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड होते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं बच्चों,
फर्म और बिजनेस एक ही बात है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होते हैं कि एक्चुअली बिजनेस में क्या हुआ है। बिजनेस में पैसा, मैंने अगर बिजनेस मैंने स्टार्ट किया कैपिटल से, आई स्टार्टेड बिजनेस विद द कैश, सो बिजनेस में उसका इफेक्ट क्या होता है सर, बिजनेस में कैश गया, एंड सेकंड उसका इफेक्ट ये होता है सर बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ गई है कि वो हमें पेमेंट करेगा फ्यूचर में जी। हेंस कैपिटल इज अ लायबिलिटी एंड ड्रॉइंग इज एन असेट। ओके बच्चों, आई होप आपको इस सिंपल वर्ड्स के अंदर पूरा डिटेल समझ में आ गया होगा। मैंने आपको दोनों स्लाइड बता दिए यहाँ पर, और एडिशनली हमारे नोट्स के अंदर भी हमने इन्हीं बातों को इंक्लूड किया हुआ है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं हम सेकंड कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। इसका ये सबसे अच्छा पिक्चर देखो, मैंने ये लिया आपके लिए कि जो बिजनेस के जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं ना, उनको मनी के अंदर उसको मेजर करते हैं। ये देखो मैं मेजर कर रहा हूं बिजनेस के ट्रांजैक्शन को, मनी में मेजर कर रहा हूं मैं। इवेंट और ट्रांजैक्शन एक ही बात है। जो बिजनेस के इवेंट है, जो ट्रांजैक्शन है, उनको हम वी मेजर इन टर्म ऑफ मनी। एक अच्छा सा डायग्राम बनाया हमने आपके लिए, बताया आपको। तो लो उसको डिटेल में देख समझते हैं। द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, ऑल्सो कॉल्ड मॉनेटरी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, underline the fact that in accounting and the economics generally every recorded event or transactions is measured in term of money, that is the local currency monetary unit of a measures। सीधी सी बात है कि जितने भी जो ट्रांजैक्शन हम करते हैं वो सब हमें मनी की टर्म्स में उसको मेजर करना है, और मनी मतलब लोकल करेंसी जो होती है हमारे कंट्री की, उसकी टर्म में हमें मेजर करना है। यूजिंग दिस प्रिंसिपल्स अ फैक्ट और अ हैपनिंग और इवेंट विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी इज नॉट रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग बुक। जिन ट्रांजैक्शन को या हैपनिंग या इवेंट्स को हम मनी में मेजर नहीं कर सकते हैं, उनको रिकॉर्ड नहीं करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों ये। जिन ट्रांजैक्शन को मनी में मेजर कर सकते हो उन्हीं को ही रिकॉर्ड करना है, जिनको नहीं कर सकते उनको रिकॉर्ड नहीं करना है। Thus, it is not acceptable to record such non-quantifiable items as a employee skills level or quality of customer service। सीधी सी बात है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है, उस कंपनी के अंदर जो टॉप 5 जो उसके डायरेक्टर्स और मैनेजर है, वो डायरेक्टर और मैनेजर क्या करते हैं कि वो जो डायरेक्टर और मैनेजर है उन्होंने बहुत स्ट्रगल करके अपने बिजनेस को स्टार्ट किया और उसको चलाया उन्होंने, और किसी एक मतलब कोई ऐसा हादसा हो गया उनके साथ में और उन सब के किसी एक्सीडेंट के अंदर डेथ हो गई, तो ये बिजनेस का कितना बड़ा लॉस है बच्चों। जो टॉप लेवल के जो बिजनेस के जो अच्छे एम्प्लॉई है, ओके, वो जिन्होंने बिजनेस को अच्छे पीक लेवल पर लेके गए थे, आज वो उनकी आज वो नहीं है, तो बिजनेस का लॉस है ना ये। लेकिन इस बात को हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते बच्चों कि कितना बड़ा लॉस है हमारे बिजनेस का। समझ गए। सिमिलरली आपके बिजनेस में कोई आपका एम्प्लॉई है, उसकी वो कितना ऑनेस्ट है, कितना कैपेबल है ना, इन बातों को भी आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। समझ गए। उसकी क्वालिटी को आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। अगर आप उसको मनी के टर्म में मेजर करते हो तो अच्छी बात है कि भाई मैं अपने एम्प्लॉय को 15,000 20,000 पर मंथ सैलरी पे कर रहा हूँ, देन वी रिकॉर्डेड। अदरवाइज आप उसकी क्वालिटी को रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। ओके बच्चों। जी सर। तो क्या होगा इसमें, क्वालिटी को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। दूसरी बात, फिजिकल यूनिट को भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आपने एक इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस स्टार्ट किया है और मैं आपके पास आया तो आपने बोला, मैंने बोला बच्चा कैसे क्या पैसा कितना क्या लगाया, तो आप ये बोलोगे सर कुछ नहीं है सर, 10 AC लगा, 10 AC मैंने परचेज किया है, 20 मेरे पास LED है, मेरे पास 50 रेफ्रिजरेटर है, और भी आपने मुझे कई बहुत सारे आइटम्स के नेम बताएं जो इलेक्ट्रिक आइटम्स हैं जो आपने अपने बिजनेस में उनसे बिजनेस कर रहे हो आप। तो इट इज़ नॉट ए बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, ये भी ट्रांजेक्शन नहीं होता है। तो सर हमें क्या उसकी जगह पर बोलना चाहिए? आपको इससे बोलना चाहिए सर आई स्टार्टेड माई बिजनेस विथ 20 लाख रुपीज कैपिटल। आप जो भी वो फिजिकल यूनिट है उनको आप मनी में की टर्म्स में मेजर करके फिर आप मुझे बताओगे तो हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। अदरवाइज फिजिकल यूनिट को हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं।
फिजिकल यूनिट है, क्वालिटी है, उनको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। तो जिन ऐसे ट्रांजैक्शन जिनको हम मनी की टर्म में मेजर नहीं कर सकते हैं उनको रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, और ऐसे ट्रांजैक्शन जिनको हम मनी की टर्म में रिकॉर्ड कर सकते हैं तो उनको मनी की टर्म में पहले मेजर करो एंड देन उसको रिकॉर्ड करो। आप सीधी सी बात है, अगर आप नहीं कर सकते हो तो रिकॉर्ड मत करो, रिकॉर्ड होता भी नहीं है वो। ठीक है बच्चों, इसे भी मैंने सिंपल टर्म्स में बनाया आपके लिए। ये देखो आप, मीनिंग है इसका, ऑल ट्रांजैक्शंस ऑफ द बिजनेस आर रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ मनी। जो ट्रांजैक्शन हम मनी के टर्म्स के अंदर उन्हीं को रिकॉर्ड कर सकते हैं जो मनी में मेजरमेंट होते हैं। इट प्रोवाइड अ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, कॉमन यूनिट मतलब क्या हो गई? करेंसी, रुपए। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट कंडीशन, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, द इफिशियंसी ऑफ मैनेजमेंट वुड नॉट बी डिस्क्लोज इन द अकाउंट। उनको एक डिस्क्लोज नहीं कर सकते, उनको हम शो नहीं कर सकते, प्रेजेंट नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट, सो आई होप आपको ये मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। थर्ड कॉन्सेप्ट की बात करते हैं हम, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। ओके बच्चों, बिजनेस नीड रेगुलर प्रोसेस रिपोर्ट, सो अकाउंटेंट प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर स्पेसिफिक पीरियड एट अ रेगुलर इंटरवल्स लाइक अ मंथली, क्वार्टरली, ईयरली। ओके बच्चों, कि बिजनेस की क्या प्रोग्रेस है उसको चेकआउट करने के लिए हम रेगुलर उसकी रिपोर्ट्स बनाते हैं। अकाउंटेंट उसके स्टडी करते रहते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं ईयर के एंड के अंदर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पर, उसे ही बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। ओके बच्चों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है कि जो ईयर के एंड में बनता है। जैसे आपके ईयर के एंड के अंदर एनुअल एग्जाम होते हैं ना, और फिर हम रिपोर्ट देते हैं आपको, एंड देन वी प्रमोट टू द नेक्स्ट क्लास टू यू। हम आपको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करते हैं, है ना बच्चों। सिमिलरली बिजनेस के अंदर भी हम ईयर के एंड के अंदर एक फाइनल अकाउंट बना के चेक करते हैं कि हमें बिजनेस में कितना लॉस है और कितना प्रॉफिट है, एंड देन हम उसको एनालाइज करते हैं पूरा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, तो वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे बनते हैं, इसका मतलब टाइम हमारे को यहाँ पर नीड है। जी सर, जनरली इट इज द पीरियड बिटवीन द 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ओके क्लियर है? जी सर। जनरली क्या होता है हमारे इधर, हमारे एरिया में दिवाली तो दिवाली भी अकाउंट करते हैं, और जनवरी टू 31 दिसंबर तक भी अकाउंट करते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट से जो परमिसेबल है, जो गवर्नमेंट ने हमें बता रखा है, जो अलाउ है टैक्स के लिए, बैंकिंग के लिए, वो है आपका 1 अप्रैल टू 31 मार्च। जी सर। द मेन पर्पज इज टू नो द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। क्या पर्पज है हमारा? हमारे बिजनेस की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर हमारे को मेजर करना है, हमें उसको चेक करना है। ये अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट होता है, जहाँ पर हम टाइम पीरियड को लेकर के थोड़ा उसका भी ध्यान रखते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम, स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर हम कुछ फाइनल अकाउंट बना करके और बिजनेस के स्टेटस को जानते हैं, और वो जो टाइम पीरियड होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। ठीक है क्लास? जी सर। देन नेक्स्ट बात करते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न क्लियर हो रहा? नेम से क्लियर है? खुला रन सर। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, नेम से क्लियर है। गोइंग कंसर्न मतलब क्या होता है कि चलता रहेगा, हमारा जो बिजनेस है वो कंटिन्यू चलता रहेगा, उससे बोलते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। हम ऐसा एज्यूम करते हैं। तो अब इसमें क्या होता है देखो आप, अकाउंटेंट हैज टू एज्यूम दैट बिजनेस विल कंटिन्यू टू ऑपरेट इन फ्यूचर फॉर indefinite period of time until it is liquidated in the immediate future। सीधी बात है, हम ऐसा एज्यूम करते हैं, अकाउंटेंट ऐसा एज्यूम करता है कि जब तक हमारा बिजनेस लिक्विडेटेड का मतलब होता है बंद होना, जब तक हमारा बिजनेस, हमें लगता है कि हमारा बिजनेस बंद नहीं हुआ है, तब तक आप क्या करोगे? आप ऐसा मानोगे, assume that business will continue to operate
इन फ्यूचर फॉर इंडेफिनेट पीरियड। इंडेफिनेट पीरियड तक चलता रहेगा उसका, कोई हम ऐसा एज्यूम करते हैं, समझ गए ना। कोई भी इंसान ये नहीं चाहता है कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करके उसको 5 साल के अंदर बंद कर दूँ, 2 साल में बंद कर दूँ, 1 साल में बंद कर दूँ। वो ये चाहता है कि मैं उसको बिजनेस को बहुत अच्छे से अच्छा चलाऊँ, आगे अच्छा प्रॉफिट कमाऊँ, और इसको इस तरीके से मैं अपने बिजनेस को ऑपरेट करूँ कि लॉन्ग रन तक, मतलब मेरे बच्चे से बच्चे सब उसमें बिजनेस को एंगेज रहें और उसको काम करें आगे से आगे, उनको उसमें एम्प्लॉयमेंट मिले और बिजनेस लंबे समय तक चलता रहे। एक हर बिजनेसमैन की सबसे जो इम्पोर्टेंट जो उसको फील होता है ना, वो यही होता है कि मेरा बिजनेस लंबे समय तक चले। उसकी एक सबसे बड़ी एक डिज़ायर है ये बच्चों, समझ गए ना। उसके लिए सबसे बड़ा एक ये अपन बोल सकते हैं कि एक उसको ऐसा अच्छा लगता है कि मेरा बिजनेस लंबे समय तक चल रहा है। बोलते हैं ना, जैसे आप कभी आप देखो तो वो बोलते हैं आपको कि हमारा बिजनेस 80 ईयर्स से हमारा यही बिजनेस है, यही प्लेस है हमारा, हमारे को 100 साल हो गए इस बिजनेस के अंदर। बहुत काफ़ी अच्छे बिजनेस होते हैं वो, है ना। तो हम ये बिजनेस का कॉन्सेप्ट है जो ये क्या कहता है कि गोइंग कंसर्न, हम ऐसा आप ऐसा मान के चलो। देखो जनरल प्रिंसिपल है, ये बोल रहे हैं कि जब तुम्हारे विचारधारा बदल गए, तुमने बिजनेस के तरीके से सोचना स्टार्ट कर दिया, तो तुम्हें बिजनेस में कोई फेल नहीं कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, इनको लाइटली नहीं लेना चाहिए कभी। सबसे पहले आप जो बनने जा रहे हो, जिस पे आपको स्पेसिफिक नॉलेज देने वाले, सब आपको वो पता तो होना चाहिए कि आप किस चीज़ का स्पेसिफिक नॉलेज ले रहे हो। आपके पूरा जो थॉट का लेवल है वो उसी तरफ होना चाहिए। तो हमने आपको सबसे पहले कुछ प्रिंसिपल दिए हैं कि अगर आपको अपने बिजनेस को कंटिन्यू करना है, लंबे समय तक आपको बिजनेस करना है, एक अच्छा प्रॉफिट कमाना है बिजनेस में, तो उसके लिए आपको कुछ प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ेगा। आपको ऐसा एज्यूम करना पड़ेगा कि आपका बिजनेस और आप सेपरेट एंटिटी हो, तब आप अकाउंट अच्छा कर पाओगे। आपको ऐसा सोचना पड़ेगा, ट्रांजैक्शन को आपको मनी की टर्म में मेजर करना होगा, तब आप ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर पाओगे। थर्ड, आपको अपने ईयर टू ईयर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पर अपने अकाउंट बना करके अपने आप को चेकआउट करना पड़ेगा कितना बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस हुआ है। एंड देन फोर्थ इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। यू ऑलवेज एज्यूम दैट योर बिजनेस will continue to operate in future for indefinite period of time. क्लियर है बच्चों? जी सर। कंटिन्यूइंग एक्टिविटी एंड नॉट लिक्विडेशंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ बेसिस फॉर डेप्रिशिएशन, द कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड असेट्स इज अलोकेटेड ओवर इट्स यूजफुल लाइफ एंड it will not be considered एज द करंट ईयर ओनली। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक मशीनरी परचेज की है, जैसे आप देखते हो यहाँ से उदयपुर जाते हो तो आपको केलवा तक काफ़ी कुछ फैक्ट्रीज़ वगैरह मिलते हैं, तो वहाँ पर वो देखना मार्बल कटिंग करने की मशीनरी होती है। उसका प्राइस कितना होता है? अप्रॉक्स उसका प्राइस 50 लाख रुपीज़ होता है। अब सबसे पहले आपने ये सोचा है कि मैं 50 लाख रुपीज़ की मशीन अगर मैं आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो मुझे बताओ उसका इंस्टॉलमेंट कम से कम 20 ईयर्स का होगा। तो फर्स्टली आपके माइंड में यही आया कि मुझे आमेट में रह करके कम से कम 20 ईयर्स तो मुझे बिजनेस करूंगा, तब जाकर के इसका इंस्टॉलमेंट पे कर पाऊंगा मैं अपनी मशीनरी का। ओके, सो आपने देन यू चार्ज यूर डेप्रिशिएशन कंटिन्यूसली, प्रोडक्शन बढ़ाओगे, उसकी वैल्यू कम करोगे कंटिन्यूसली, और कम से कम उसको इतने समय तक एवरी ईयर आप उसकी वैल्यू कम करोगे। आप ऐसा नहीं है कि 1 ईयर के अंदर पूरी मशीन का वैल्यू डिक्रीज कर दोगे या मशीन से पैसा कमा लोगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट कब काम आता है? हम जब हमेशा सोचते हैं कि हम अपने बिजनेस को गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट लंबे समय तक चलाएंगे। Thus, it does not imply permanent continuance of an enterprises, but it presumes that the enterprises will continue in operation long enough to charge against income. समझ गए? हम ऐसा मानते हैं कि हमारा बिजनेस लंबे समय तक चलेगा और उससे हम अपने अपनी इनकम से चार्ज कर सकते हैं उस एक्सपेंसेस को। ओके स्टूडेंट, देन उसके बाद हम बात करते हैं अकाउंटिंग कॉस्ट कॉन्सेप्ट की। अकाउंटिंग कॉस्ट कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट ऑल एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट एट देयर परचेज प्राइस, विच इंक्लूड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस,
ट्रांसपोर्टेशंस एंड इंस्टॉलेशंस। ओके, फॉर एग्जांपल आपने आमेट में एक मशीनरी सेटअप की है, उसका परचेज प्राइस था 50,000 रुपीज़। आमेट में आप उस मशीन को आपने परचेज़ किया उदयपुर से आमेट लेके आए, 10,000 का आपने उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज पेड किया। जी सर, तो मशीन हो गई 60,000 की एंड 5,000 रुपीज़ आपने उसको इंस्टॉल करने के पेड किए। तो उस मशीन की कॉस्ट कितनी हो गई बच्चों? सर उसकी कॉस्ट हो गई 65,000 रुपीज़। यस है ना? जी सर। सो इसे बोलते हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट। नॉट एट इट्स मार्केट प्राइस, उसकी मार्केट प्राइस पर आपको कभी भी उसको रिकॉर्ड नहीं करना। अभी फॉर एग्जांपल क्या हुआ, उसकी प्राइस मार्केट में उसकी प्राइस हो गई 70,000, जो 50,000 की मशीनरी थी उसकी प्राइस हो गई 70,000 डिमांड ज़्यादा होने के कारण। तो उसकी हायर प्राइजेस मार्केट प्राइस को आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। जिस प्राइस पर आपने खरीदा है ना और उसमें आपने एडिशनल एक्सपेंसेस किए उनको ऐड करके आप उस प्राइस पर रिकॉर्ड करोगे, उसे बोलते हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट। क्लियर है? जी सर। इट मीन्स फिक्स्ड एसेट्स लाइक बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा आर रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट पेड फॉर देम। जितना आपने पैसा दिया है उसी अमाउंट पर आप इसको रिकॉर्ड करते हो। इसमें देखना बच्चों, जैसे मैंने कोई लैंड परचेज़ की है। अब लैंड परचेज़ मैंने की है 15 लाख रुपीज़ में और आफ्टर 5 ईयर्स उसकी वैल्यू हो गई 50 लाख रुपए। तो मुझे अपने बुक ऑफ अकाउंट्स के अंदर उसकी वैल्यू 50 लाख रुपए नहीं बतानी है। मैं 15 लाख या उसकी जो मार्केट जो उसकी गवर्नमेंट प्राइस है उसकी वही प्राइस मैं आप अपनी बुक में शो करूँगा। ठीक है, ओनली कॉस्ट प्राइस शो करनी है, मार्केट प्राइस भी नहीं, ओनली कॉस्ट प्राइस। हाँ, मैंने कितने में परचेज़ किए सर? 15 लाख में, तो 15 लाख से मैं उसकी एंट्री करूँगा अपने बुक में। 50 लाख से एंट्री नहीं करूँगा मैं, मार्केट प्राइस से एंट्री नहीं करते हैं। ओके, तो ये होता है आपका कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तो बच्चों मैंने आपको आज ओवरऑल मैंने 5 कॉन्सेप्ट कवर किए हैं, जिसमें मैंने बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट और कॉस्ट कॉन्सेप्ट कवर किया है। ठीक है, इनको प्रिंसिपल भी बोलते हैं और ये जो प्रिंसिपल होते हैं ये एक जनरल प्रिंसिपल है जिनको हमें फॉलो करना चाहिए, जिनको एक बिजनेसमैन को और एक अकाउंटेंट को अडॉप्ट करना चाहिए। तो उससे बिजनेस को करने में काफ़ी कन्वीनियंस होता है, बिजनेस के अकाउंट्स करने में काफ़ी हमारे को कन्वीनियंस होता है, बहुत इजीली हम अकाउंट्स कर पाते हैं और अपने बिजनेस को लॉन्ग रन तक हम चला पाते हैं। इसलिए इन कॉन्सेप्ट को आप बिल्कुल भी लाइट वेट ना लें, समझें इन बातों को। ठीक है, तो ये सिंपल मैंने एक आपके लिए स्लाइड बना दी जिसमें सिंपल मीनिंग बता दिया कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है। ओके क्लास, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और समझे इसको। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट द बिजनेस इज ट्रीटेड एज ए सेपरेट एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इज ओनर एंड द अदर्स। क्लियर है? Going concern, it is assumed that the business will exist for a long time and the transactions are recorded for this point of view. जी sir. Money measurement, this concept says that accounting record only those transactions which can be expressed in term of money only. Okay sir. Cost concept, transactions are entered in the book of accounts at the amount actually involved. Suppose a firm purchase a piece of land for 1,50,000, but consider it as worth 3 lakh. The purchase will be recorded at 1,50,000, not anymore. मैंने बताया ना आपको 150 में आपने परचेज किया तो 150 से एंट्री करोगे आप। उसकी प्राइस मार्केट में 3 लाख रुपीज़ है, उससे अपने को कोई मीनिंग नहीं है, आप 150 से उसकी एंट्री करोगे। ओके क्लास, तो ये कुछ हमने 5 कॉन्सेप्ट आज कवर किए हैं और ये आपके पीरियोडिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट पीरियोडिकल के लिए। तो इनको आप सुने, 1-2 बार इस वीडियो को देखें, आप सुने आपको, और देन उसके बाद आप नोट्स पढ़ें, आपको बहुत इजीली बातें मेरी समझ में आ जाएगी और बहुत अच्छा आप पेपर कर पाओगे। मैं एकदम 100% श्योर हूँ इस बात को लेकर के। ओके बच्चों, फिर भी कुछ डाउट हो तो आप मुझे कॉल करें, मैसेज करें। ओके बाय बच्चों, थैंक यू।